अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे बागला और मैं हूं मेजबान ज़रिया राजपूत। इस दुआ के साथ कि ये वीकेंड भी अल्लाह ताला आप लोगों का बहुत ही खुशगवार गुजारें और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग बहुत सी तकलीफ से गुजर रहे हैं। टर्की और शाम पिछले हफ्ते की बात रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये दुख उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की, तो 6 माह होने को हैं, अभी तक वो लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें शाम और तुर्की में भी देखने को मिल रही है। बट अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी आसानियाँ रखें, और हम जहाँ कहीं भी रहने वाली मखलूक हैं, चाहे चरिंद परिंद है चाहे इंसान है, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। वीकेंड जनाब हम सबका चल रहा है, सबकी कोशिश होती है कि कुछ नए से नया प्लान किया जाए। मौसम खासा चेंज हो रहा है और पिछले ही हफ्ते लाहौर में खासी गर्मी थी, टेम्परेचर कभी 22 तो कभी 23 तो कभी 25 पर जा रहा था। लेकिन अब तो लगता है ज़रा ज़्यादा जो है ज़ोरों शोर से मौसम की तब्दीलियों में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मौसम क्लाइमेट चेंज का बड़ा एक रोल है और ग्लोबली लोगों ने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। बट लेट्स सी कि आने वाले महीने जो हैं वो कितने गर्म रहने वाले हैं। महीनों का तो पता नहीं, अलबत्ता जो रमज़ान आ रहा है मार्च में, वो कितना गर्म होने वाला है। उस पर तो अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला पहले एटलीस्ट एक असरा या 15 रोज़े थोड़े से ठंडे ठंडे गुजार दें। आज हमें दो जो ख़वातीन ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में, उनसे ज़रा आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं समर खान, जो कि साइकिलिस्ट हैं, कोहपेमा हैं, और इनसे आप पहले भी प्रोग्राम में मिल चुके हैं। लेकिन जब हम लोग आज का सेगमेंट प्लान कर रहे थे तो हमारे यहाँ बैक टू बैक टीम ने कहा कि अच्छा यहाँ पर भी फीमेल है, वहाँ पर भी फीमेल है, तो मतलब ये कि खवातीन ने कोई भी शोबा छोड़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग समर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, समर के साथ ही हमें इसी सेगमेंट से, यानी कि सेगमेंट इस अंदाज में मैं कहूँगी कि इसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्वाइन कर रही हैं किरण फैसल, जो कि कोहपेमा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग किरण, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुना? बिल्कुल ठीक ठाक। और किरण की खासियत यह है कि वो अकेली पहाड़ नहीं चढ़ती हैं, वो अपने 11 साल बेटे को भी लेकर निकल पड़ती हैं। अमूमन तो खवातीन, मैंने कहा ना कि वीकेंड पे प्लान ही कर रही होती हैं कि हम जरा शॉपिंग वॉपिंग के लिए निकल जाएं बच्चों के साथ। तो आदम फैसल उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदम, कैसे हो आप? ठीक। मामा जब कहती हैं कि चलना है और जब पहाड़ चढ़ना है तो कभी ये कहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, आज तो रेस्ट कर लेने दे? नहीं, मजा आता है। मजा आता है। अच्छा चलें, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। समर क्या रिसेंट एक्टिविटी चल रही है आपकी? क्योंकि काफी कुछ हो रहा होता है आपकी जिंदगी में, हो जाने के बाद पूरे मीडिया को पता चलता है। सो अभी विंटर्स में इट्स ऑल अबाउट स्नोबोर्डिंग। मैं खुद भी कर रही हूँ। मैंने एक वर्जन पी किया था शिमशाल में व्हेन आई केम लास्ट टाइम ऑन योर शो। अभी हमने स्नोबोर्डिंग सिखाई है कैलाश वैली में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बच्चियों को हमने सिखाई, बच्चों को सिखाई, और 2 से 3 दिन में एक ऐसा स्पोर्ट जिसको बहुत मुश्किल समझा जाता है, 8 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्चियां वो कर रही हैं। आपने शायद मेरी वीडियोस देखी हो। तो 8 साल 6 साल की बच्चियों को सिखाना मुश्किल है या थोड़ा आसान काम है? 2-3 चैलेंजेस ये थे कि उनकी लोकल लैंग्वेज है कैलाशी। अच्छा, और वो आपको लैंग्वेज बैरियर होगा सबसे पहले? लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि नॉट एवरीबडी स्पीक्स उर्दू। और हमारे साथ फॉरेनर भी थे इंस्ट्रक्टर, तो उनको तो उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश बोल सकती हैं वो तो सिर्फ। हाँ, तो वो एक और फिर मैं ट्रांसलेटर का काम करती थी कि उनका कह के उनको बताती थी। स्कीयर हमारे साथ फेलो इंस्ट्रक्टर थे, स्नोबोर्डर मैं थी, तो एक टीम वर्क चल रहा था। और शुरू में बच्चियां आ भी नहीं रही थी, दे वर वेरी वेरी शाय। वो उनको ये पता नहीं था कि हम क्यों करें। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब उनकी पिकिंग पार क्या है कि मतलब यानी कि इजीली पिक कर लेती हैं या थोड़ा टाइम लगाती हैं? उनके वो ट्रेडिशनल इतने फ्रॉक थे। हाँ। और वो सारी बच्चियां उसी में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग कर रही थी, उसी में वो फ्रॉक उड़ते थे उनके, उन्हीं में गिरती थी। और लेकिन दे नेवर क्विट। उनका पैशन, जब उन्होंने 3-4 राइड्स लिए, दे गॉट रियली एक्साइटेड, और बार बार कि नहीं मैं बूट पहनूंगी, मैं करूंगी। और 2 से 3 दिन में उन्होंने बैलेंस भी सीखा, बेसिक ब्रेक्स, हल्का फुल्का टर्न। तो शौक बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि इतना दूर है जब वहां पर, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी मामलात होंगे और वसाइल के भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। क्या किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कैलाश के लोग जब आप वहां पर गए? मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा है समर? जो सेंट्रल चित्राल है, जो सिटी है, द्रोश से आगे प्रॉपर रोड नहीं है। तो आपको 2 घंटे 3 घंटे वो एक नैरो से ट्रैक पे ऑफ रोड जाना आना पड़ता है। दूसरा
वहाँ पे लोकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल का कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा। कोई 2-4 गांव का कोई एक होगा जिस पे वो काफ़ी 2-2, 3-3 घंटे चल के जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे तो पेशेंट को लेके जाना, ये एक्सेसिबिलिटी का बहुत, माय गुडनेस, कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे, हार्डली कहीं पे 1-2 जगह सिग्नल्स आ रहे थे टेलीकम्युनिकेशन उसके नेटवर्क के, एंड बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हैं वो लोग। इट्स वेरी रॉ एंड नेचुरल, लेकिन वो लोग फिजिकली बहुत टफ और रिजिलियंट होते हैं। चले, इतने मसाइल के बावजूद आपने ठानी के वहाँ के बच्चों को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करें, ये विजन क्यों लिया आपने? इसका पीछे क्या कहानी है वो जरा मैं आपके पास आती हूँ। जरा किरण की तरफ चलते हैं। किरण, लास्टली आपने किस चोटी को सर किया? मैंने अभी रिसेंटली सितंबर में किया था माउंट एवरेस्ट आदम अच्छा, माशाल्लाह। सो दैट वाज द लास्ट लॉन्ग हाइक। और अब तक कितनी चोटियां हो चुकी? Well, I haven't counted. I think 7 to 8. 7 to 8। प्लानिंग्स क्या है? मतलब ये होता है ना कि यार ये काम लाजमी करना है। Well, अभी let's see. शमशाल वैली I haven't explored yet. तो समर्स में उसका प्लान है, करम्बर लेक का। यू नो देयर इज़ नो लिमिट फॉर इट। अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये बताएं, आदम को कितना कितना साथ लेकर जाती हैं आप? आदम मेरे साथ हर एक ट्रैक पे गए एक्सेप्ट फॉर K2। और वो एज लिमिट में नहीं आ रहा था बिकॉज मैं GGLA करना चाह रही थी, तो अंडर 4 बिकॉज ही वाज 9 एट दैट टाइम। अच्छा, मतलब आपने ये 2 साल पहले की है? जी। ओके ओके ओके। और कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि हर किसी का K2 का अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? K2 was an amazing experience, rather different from the other tracks like I've done Nanga Parbat and Rakaposhi base camps. It was long, but जो हमें लेके गए थे they were very well trained and हमें मतलब जो खाना नाश्ता वगैरह बहुत टाइम से प्रोवाइड करते थे। Luckily we got a very good weather, so हमें वो किस नहीं। मौसम में किया आपने? I went in August and it was Muharram। तो इसमें ये था कि we used to talk a lot because majority वहाँ पे शिया हैं and they really strictly follow those things। Definitely, हाँ। So वो ये था कि even हमने 14th August भी उधर celebrate किया था। They baked cake for us, we requested them। मैं हैरान हो रही हूँ ये कि आप मुनाल पे तो नहीं चले गए थे कि मुनाल को सर करके नहीं, हम लोग K2 होकर आए थे। Yeah, we had pakora, we used to have everything like pastas वो बनाते थे। Yeah, and समर ऐसा ही होता है? yeah, exactly। ये बेस कैंप्स तक आपको लग्जरी मिलती है, द मोर यू पे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा और होगा। like, मतलब आपके जितने कैंप्स में डिफरेंट लोग साथ होते हैं, वी शेयर आवर फूड। आपके हाँ क्या बना है हमारे? मतलब ये आप लोग पिकनिक के लिए गए थे, ये K2 सर्वर में होने नहीं गया था? नहीं हम अर्ली कर लेते थे, बट द फूड वाज गुड। आई मस्ट से दिस थिंग एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। हमारे जब इतना मजे का खाना होगा तो आदत में तो कहना ही मामा मैंने तो जाने जाना है साथ। तो ये तक इट वाज गुड। वो फूड इसलिए भी अच्छा देते दैट यू डोंट गेट सिक। सो आगे क्योंकि आपका हार्ड टेरेन है, यू स्लीप ऑन ग्लेशियर्स, यू नो फॉर अबाउट 7 to 8 days आप वॉक भी उस पे करते हो एंड यू बाथरूम्स एवरीथिंग इज ऑन दैट। तो इन फैक्ट आफ्टर 8 days जब आप पाँव रखते हो मट्टी पे, सो इट फील्स वेरी डिफरेंट, वेरी गुड वाइब कम्स अराउंड। चलें वो वाली वाइब जरा आपसे पूछते हैं आदम। सबसे पहली जो चोटी आपने मामा के साथ सर की वो कौन सी वाली थी? डेगरी बंगला। डेगरी बंगला जब मैं 7 साल का था। 7 साल के थे आप। और अब तक मामा के साथ अब कौन कौन सी जगहों पर जा चुके हो? बहुत से, मुझे काउंट नहीं करता। रत्ती गली लेक, चट्टा कट्टा, माउंट एवरेस्ट, बहुत से हैं। ये खाने पीने की जो पार्टी चल रही होती है, बच्चे उसकी तरफ जरा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसी की वजह से जाते हैं या कोई और रीजन होती है? नहीं, उधर पीस भी मिलता है और मज़ा आता है, मतलब नेचर में और सारा व्यूज और सीनरी। एडवेंचरस कौन सा मोमेंट रहा होगा आपके लिए कि नहीं जब मैं तब किया था ना मम्मी के साथ, वो वाला जरा जो दिन था वो जरा ज्यादा मजे का था? माउंट एवरेस्ट जब बेस कैंप किया था उस टाइम। अच्छा। और एक था जब हमने मूसा का मसाला, एक पीक है। कौन सी पीक? मूसा का मसाला। मूसा का मसल्ला, ओके। उधर और भी काफ़ी पहाड़ है, अगर वो 4500 मीटर पीक था तो वो हमने 2 दिन में किया था, मगर पहले ट्रैवलिंग भी गाड़ी में वो उधर सारा। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए ना आपका स्टेमिना बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आप बड़े खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपने एक जान बनाई हुई होनी चाहिए। तो क्या रूटीन क्या होती है आपकी बेटा? नॉर्मल स्कूल से आता हूँ और तो थकावट नहीं होती? क्या स्पाइडरमैन हो? What do you eat? हैं?
नॉर्मल खाना खाता हूँ। पराठे शराठे नहीं, नहीं? फिर कभी कभी पराठे खाता हूँ। तो नॉर्मल डाइट क्या होती है? सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? टोस्ट। बर्गर बच्चा है ना? टोस्ट, ऑमलेट, इसके अलावा कुछ चलता है मिलता नहीं है। फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। अरे, और बिरयानी वहां पे मिली? किसी चोटी में मिली है बिरयानी? किसी चोटी पे, किसी पहाड़ पे जब आप गए हो तो वहां पे खाना किसी बिरयानी मिला हो? मिलिए। बिरयानी बनती रहती है हमारे ख्वाहिश क्या है आपकी? कौन सी चोटी ऐसी है जो आप चाहते हो कि नहीं यार ये लाजमी करनी है, मम्मा के साथ जाना ही जाना है? K2 बेस कैंप। K2 पे जाना है? हाँ, लेकिन अभी वहाँ बता रहे हैं कि K2 थोड़ी सी टफ हो जाती है। समर से एक्सपीरियंस लेते समर। K2 की जो चोटी है, क्योंकि सुना भी है, कभी किया नहीं है तो इसलिए आइडिया नहीं है, तो इस रुख जाते हैं हम, ये नहीं कि क्योंकि आप इस तरीके से जा रहे हो ना तो आपके लिए ऊंचाई पे चढ़ना थोड़ा आसान हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सीधी सीधी चोटी होती है उनको सर करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो K2 किस तरह से है जोग्राफिया ये एतबार से? बेस कैंप तक इट्स अ ग्रेजुअल क्लाइंब। अच्छा। लेकिन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि एक दिन में 8 से 10 दिन का आपको लग जाते हैं। Okay. एक दिन में एवरेज आपको तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। 20 से 22 किलोमीटर? वो भी जमीन नहीं है, देयर इज नथिंग। आप पत्थरों पे चल रहे हैं, बर्फ पे चढ़ रहे हैं, ग्लेशियर के पानी को आपने 4-5 दफा दिन में क्रॉस करना है, इतना वो उसी फ्रीजिंग उसमें आप एंटर होंगे, वहां से निकलेंगे गीले कपड़ों में, दोबारा वॉक करेंगे, दोबारा पानी में दोबारा सूखेगा। सो इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस। और रात को जब आप सोते हैं ना, हाँ। और नीचे से आपको पत्थर चुभ रहे होते हैं और ग्लेशियर से वो ठंडक आ रही होती है पूरे रात, तो कभी आप इधर कभी उधर, सख्त सर्दी में रात को ड्रॉप हो जाता है, लाइक इट्स -15 और सो 18-20 डिपेंडिंग ऑन द मंथ आप किस में जाते हैं। अच्छा, इसको मैं पता है किस तरीके से आसान अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकती हूँ, जो कि चोटियां वगैरह सर नहीं करते या जिनके पास टाइम नहीं होता, चाहते ही नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में ये कि सर्दी का तो कंपैरिजन में कोई ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेके निकल जाएं कराची की सड़कों पर और अगर आप चल पड़ेंगे जी शाहराह कायदे आजम पर, तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है और फिर आप कहां से होकर गुजरेंगे। और अगर आपने लालू खेत पहुंचना है तो ये वो स्टोरी है कि जिसको एक अलग अंदाज में समर हमें यहाँ पे बता रही है। ठीक है, लेकिन समर मुझे ये बताइए, इससे पहले हम लोग कैलाश की बात कर रहे थे, आइडिया क्या था? क्योंकि वहां पर जाके तो आपको खुद भी पता चल गया ना कि यहाँ के लोगों के पास तो वसाइल ही नहीं, तो मसाइल की भरमार है, लेकिन आप किस विजन के साथ गई थी कैलाश के बच्चियों को ट्रेन करने के लिए? क्योंकि मैं 5-6 साल से जितने भी एक्सपेडिशन किया, मोस्ट ऑफ देम आर डन इन कराक्रम रेंज। अच्छा। और कराक्रम रेंज में गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इट्स बिकम अ ब्रांड। पूरे हर बंदे को पता चल गया फेमस ट्रैक कौन सा है, फूड कौन सा है, कल्चर। सेम केपी में हमारे पास, मैं खुद क्योंकि दीर से हूँ, वी हैव हिंदू कुश रीजन। Okay. और उसकी एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट्स इट्स इंटायरली अनटैप्ड। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारा विजन क्या था, हमारी टीम के एक लोकल क्लब था, हिंदू कुश स्नो स्पोर्ट्स क्लब चतराल के ही है। वो क्या करते हैं, इसी तरह एथलीट्स और इंस्ट्रक्टर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं एंड दे टेक अस टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। अब हमने पहले 3 साल मदर क्लस्ट में करा, विच इज अगेन अ वेरी रिमोट विलेज इन चतराल। Okay. एंड देन वी केम टू कैलाश वैली। अब कैलाश वैली सिर्फ अपने 2 फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। अच्छा। वो चिलम जोशी और एक और होते, उसमें हाँ, लोग हाँ, हाँ, आते बिल्कुल, जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन बिसाइड्स फेस्टिवल, चतराल, कैलाश हैज अ लॉट टू ऑफर, अ लॉट ऑफ ग्लेशियल वॉक्स, हाई एल्टीट्यूड लेक्स, ट्रैक्स, माउंटेन एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कैलाश जाने का रास्ता जो है, आपको लगता है कि फ्रेंडली है? मतलब इन अ सेंस कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल फ्रेंडली होगा, आप आसानी से 4x4 गाड़ी लेके निकल सकते हैं? अब जीबी में जितने टफ एरियाज हैं ना, शमशाल वाला रोड इज वेरी डेंजरस। ठीक है, फिर जो आप ऊपर जाते हैं, एक और है बड़ा टफ रोड है। तो 3-4 ऐसे डेडली रोड्स हैं, उनसे बहुत कम डेडली कैलाश है और बहुत शॉर्ट है। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल नहीं, आप जीप होती है तो आप आराम से Families जाती है। फैमिली जाती है? Yeah, I have been to Kailash, not for trekking. With my family, you can go. आप कितने अरसे से कर रहे हो किरण? मतलब ये सब ये बचपन का शौक है या फिर? I used to like trekking क्योंकि मेरी दादो was from South. अच्छा। So थोड़ा बहुत hiking करके वापस आना। हाँ। But when बच्चे बड़े हो गए तो मैं इन्हीं trails पे बच्चे गई। से मुराद मतलब आदम I के have अलावा a भी? daughter, अच्छा, teenage माशाल्लाह, daughter. माशाल्लाह। Yeah, she's 19 years old. Okay. A-levels कर रही है, but she's not into trekking. हाँ, मैं यही जाती पूछने है, लगी थी कि उसका क्या once a सीन है? year She goes. She has done अच्छा, Naga अच्छा, Parbat अच्छा। base camp और you know जिस तरह family tours का टूरा ले किया हुआ है उसने मेरे साथ, but she's not fond of. अच्छा, ये these मैं किरण hikings a lot. हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी चीज है कि जिसको फीमेल जो है स्पोर्ट्स की तरफ आती हूँ।
बट जो आ गई हैं, जब वो ये सब कुछ कर रही होती हैं, तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? Well, firstly, my dad, he's never happy when I go to tracks अच्छा। because he's not adventurous at all. अच्छा। उनको ये लगता है कि I risk my life and along with my son. And I don't know आपको क्या मिलता है. But thanks to my husband, he's very supportive and वो भी Very चाहते nice. हैं मेरे साथ जब उनको off मिलता है. But because of his work, he can't take long off. But he always encouraged me. कभी उन्होंने वो नहीं किया, problem नहीं बना. And it's because of him कि मैंने ये सारा किया अभी तक. क्योंकि if it comes to my dad, तो maybe मैं यहाँ से ये बड़ा दूसरे शहर पे ना इसको जाती. कहते हैं ना कि पॉइंटेबल क्वेश्चन होगा। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स के घर हैं तो आपके बाबा का या आपके भाई का इस तरह से सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। Exactly. और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का आपके लिए सपोर्टिव होना बड़ा बहुत जरूरी है। उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, इनको पता है कि आई एम इनटू इट, सो ही नेवर स्टॉप मी। जहाँ वो जा सकते थे कटोरा ले वगैरह, ही इज वेरी एडवेंचरस टू, तो खुद ड्राइव करके लेके जाते रहे। वी हैव लाइक फैमिली टूर्स वगैरह किए। देन अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही रन्स हिज ओन दिस ट्रैवल कंपनी, ही रियली मोटिवेटेड मी। ऐसे तो लोग बहुत डिस्करेज करते बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ पठान फैमिली एंड आई हैव डन माय एजुकेशन, नहीं आप नहीं कर सकते, यू कांट लिव इन a camp, आप कर ही नहीं सकते हो। So he was, once I used to go on these trails with him and then he told me कि nothing is impossible, कि try तो करके देखो, क्यों नहीं कर सकती हो? You can, go up to Manals and all that. इसमें कौन सी बात है, कैंप में रहना होता है। So he once, ये जो डेगरी बंगला का कह रहे हैं, on my birthday he arranged, हम friends का camping trip. And then my daughter also went and my husband went. वहाँ हमने अपनी cooking की and everything. So I always thanks him. Then I said कि it's not impossible. उन्हीं उस पे हम सोए कैंप्स में, स्लीपिंग बैग्स में, वहीं खाना खाए। ठीक है, थोड़ा सा टफ टेरेन होता है, ठंडे पानी से मुंह हाथ काम धोना ऐसे है जो कि मुश्किल नहीं है। हर काम में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होती है। In fact, you get so much peace there, जहाँ आबादी से आप दूर जाते हैं, आप नेचर के करीब रहते हो, you get really positive vibes. So I always thank him क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया। एंड अब भी उसके बाद वो एक होता है ना, एक कर लो तो फिर आपका दिल चाहता है, यू गो अगेन एंड यू डू अनदर ट्रैक। सो एंड एज फार एज द फैमिलीज इज कंसर्न, तो बहुत कम लोग इनकरेज करते, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट आई विल सजेस्ट ऑल पेरेंट्स एंड एवरीवन कि अपने बच्चों को एक्टिविटीज में डालें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ मोबाइल फोन के अलावा, वीडियो गेम्स के अलावा कोई हेल्थी एक्टिविटी नहीं रही है। उसमें कोई वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। एक टाइम होता था कि बच्चे जाके फिर थोड़ा मोहल्ले में खेल लिया करते थे और अम्मी डांट डांट के बुलाती थी। अब तो वो भी नहीं करते। अब ये खुद कह रही तो खुदा का वास्ते जाके 2 घंटे खेल ही आओ बाहर। They are into video games और इनकी पढ़ाई होती है। बट I'll suggest कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में मस्ट इंकरेज करें, खुद साथ जाएं। अगर खुद नहीं जाते उनको फुटबॉल एकेडमी में डालें। बिल्कुल ऐसे ही अगर हेल्दी चीजों में डालेंगे तो उनका कभी भी नेगेटिव चीजों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन और ये जो होता है कि पढ़ाई है, ऑलवेज आस्क मी कि इसकी एजुकेशन अफेक्ट होता है, नहीं होता, आके वो कर लेते हैं। बिल्कुल, शादी की छुट्टियों में जब आप जाते हैं तब तो कोई एजुकेशन इफेक्ट नहीं होती। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर आप कोई चोटी पे चले जाएंगे तो एजुकेशन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा ना। लोग कहते हैं ना प्रिकॉशंस ले, जैसे ये भी जाती रहती, हम भी। ये तो नहीं कि वी विल टेक द रिस्क, इफ समवन इज सेइंग द वेदर इज नॉट गुड, या स्टे बैक, लिसन टू योर हु इज टेकिंग यू। सो आई थिंक कुछ भी नहीं होता। इस तरह तो इंसान को इधर भी नहीं जाना चाहिए। वेरी ट्रू, आई ट्रूली एग्री। एंजॉय एंड जो भी आपका पैशन है या ड्रीम है, वन शुड फुलफिल इट। एंड बहुत छोटी सी जिंदगी है हमारी। चलें, हस्बैंड तो माशाल्लाह सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऊपर से बेटा आपको सपोर्ट करने लग गया। मैंने कहा ना कि बड़ा मैटर करता है। हम मशरकी लोग हैं, ठीक है ना, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर भाई, बाप, शौहर, बेटे, ये बड़ा मैटर करते हैं खवातीन की जिंदगी में। तो आदम, मुझे ये बताओ कि आप इतने छोटे से हो, ठीक है ना, 7 साल की उम्र से आपने सब कुछ करना शुरू किया है, आपके टीचर्स का, आपकी क्लास फेलोज का रिस्पॉन्स क्या होता है? वो टीचर्स प्राउड होती हैं क्योंकि वो देख रही कि हमारा कोई स्टूडेंट माउंटेन्स जा रहा है और पीक्स कर रहा है सारा। और मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं मुझे कि मैं जा रहा हूँ, वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी चले जाएं, मगर उनके सारे अम्मी अब्बू सारे बिजी होते हैं। सारे बिजी होते हैं ना। तो किसी ने, आपने कभी ये कहा कि वो आपके मामा बाबा तो बिजी है, मेरी मामा तो चलेंगे, तो ऐसे कहते हैं ग्रुप बना के चलते हैं सारे?
Yeah, we do that. अच्छा ओके, तो छोड़ा नहीं है, मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से फैमिली पिकनिक अगर आपने कभी प्लान करनी है तो आप किरण को कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगी कि आपने कौन कौन से पतीले तैयार करके खाने पीने के बनाने हैं, कोई बोर नहीं होगा, सब एंजॉय करेंगे सब। लास्टली बस हम लोग कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी तो फैमिली में माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप देखती हैं इर्द गिर्द अपनी दोस्तों को, उनके लाइफस्टाइल को, तो कभी किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन आया कि समर व्हाई यू चोज दिस? वो बस ये कहते हैं तुम अपने ख्वाबों की ज़िंदगी जी रही हो, काश हम भी ऑफिस से निकल से ये कर सकते हैं। और अक्सर कॉन्फ्रेंसेस या टॉक्स जब ख़त्म होती है, मेरे पास बहुत ख़वातीन आती हैं, आंटीज़ आती हैं, सीनियर, तो ये कहती है बेटा तुम बहुत बहादुर और बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हम अपनी बेटियों को कभी नहीं करने देंगे। हाँ, That's the reason. आउट ऑफ सेफ्टी, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, सो ख़वातीन और लड़कियां की सेफ्टी इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा, मैं खुद भी कैंप्स और ट्रेनिंग कंडक्ट करती हूँ अपने में पर्सनल स्पोर्ट्स के अलावा। लाइक आई ट्राई कि मैं अपने जो स्पोर्ट्स क्लब है उसमें मैं ये सारे स्पोर्ट्स सिखा सकूँ। तो लास्ट टाइम मैं 15 लड़कियों को लेके गई, उनसे मैंने उन्हें राकापोशी बेस कैंप पर कुछ आउटडोर नेविगेशन, सर्वाइवल कैंपिंग, ये एक पैकेज मैंने उन्हें ऑफर किया। तो क्योंकि वो सारा ख़वातीन का था, इट वाज ऑल वुमेन बेस्ड, उसमें बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जो मुझे फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अपनी वाइफ्स को भेजा। वाओ, वेरी नाइस, अपलॉडेबल। Why? Because it was all women girls and it was led by me, तो उनको ट्रस्ट था कि इसमें लड़के नहीं होंगे, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होगी, इट्स वेरी सेफ। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप खाली फीमेल ट्रिप्स कराएं तो उसमें पार्टिसिपेशन आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल एडवेंचर का साइड, आउटडोर थ्रेट, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, इट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों की जिंदगियों को लेके रिस्क नहीं लेते हैं। वो हमें भी ये समझते हैं कि ये लोग तो पागल हैं, ये सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं। लाइक व्हाई इज इट a need to climb a peak or go to the base camp or try snowboarding on open peaks? कहीं से भी गिर सकते हैं, मर सकते हैं, they're still doing it. अच्छा, कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं होता कि जो डिबेटेबल ना हो। अगर मैं अभी भी समर और बात करने जाऊँ ना किरण से, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे माइंड में अभी भी आ रही हैं। क्योंकि समर ने जब कहा ना कि कुछ मर्द हजरात फैमिली मेंबर्स ये सोचते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, उनकी भी सोच अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि अच्छा अगर सारी लड़कियां लड़के ही हैं तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं मसला होगा? पॉइंट यहाँ से आता है कि हम या तो वाकई मर्द हजरात ने कहीं ना कहीं खौफ का कोई फैक्टर रख छोड़ा है हमारे लिए अभी भी, कि उनके होने से हम कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे होते। क्योंकि रिसेंटली इस्लामाबाद में बहुत सारे इस किस्म के मामलात हुए कि जिसे सेफ सिटी माना जाता था, अब यहाँ पर भी बदसलूकी के, जिनसी ज्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है ना लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। कि हम लोग कभी कहते थे ना कि मतलब दूर दराज के इलाकों में, नवाही इलाकों में इस किस्म के मामलात हो गए तो चलें पता चल गया आपको। मोटरवे वाला वाक़या भी आपको याद होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि आप सबको याद है, आपको भी याद है 8 मार्च आने जा रहा है अगले महीने और विमेंस डे होगा। कोशिश ये होगी टीम कैफ़े बागला की कि हम भरपूर तरीके से उन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें जहां पर ख़वातीन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपसे भी मैं लास्टली कमेंट लूँगी किरण, फैमिली के लिए मतलब खातून का जाना, वो तो आपने बताया ना कि जैसे आपके बाबा आपको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन कितना मुश्किल है कि अगर आप ये सोचें कि नहीं अब सिर्फ ख़वातीन का ही ग्रुप जाएगा, मेल कंपोनेंट हमने रखना ही नहीं है। आई एग्री, जो जाते हैं ट्रैकिंग पे वगैरह, नॉर्मली उसमें दे आर नेचर लवर्स जितना, बिकॉज आई गो इन द कोएट वंस, मतलब उसमें मर्द भी होते हैं, औरतें, एंड दे आर नॉट टीजिंग देम। देखिए उनका लाइक माइंडेड होता है, लेकिन दे हैव द ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं तो K2 पे भी उसमें गई थी, देयर वर लाइक फैसलाबाद से भी छोटे लड़के थे अराउंड 24 के, बट दे वर नाइस। मतलब वो चीज़ नहीं थी कि गॉड फॉरबिड उन्होंने कोई लाइन क्रॉस किया। ये लोगों का बहुत गलत वो है परसेप्शन कि पता नहीं क्या होता है। नो, whoever comes for such tracking, they actually want to do tracking, photography करते या GoPro पे करते, and they really respect and appreciate that thing। आपको आपका कंफर्ट जोन देते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ तो कोई इस तरह मिसहैप नहीं हुआ, पर जिस तरह मेरी फ्रेंड ये नबील एंड गयूर की कंपनीज हैं, सो फर्स्ट मुझे भी ये लगा, इवन हस्बैंड को, कि पता नहीं इसमें किस किस्म के लोग आते हैं, बट बाय गोइंग विद देम एंड इंटरेक्टिंग और वेरी डिसेंट एजुकेटेड पीपल कम अराउंड। और जिस तरह इस्लामाबाद रन विद अस, दे डू दिस वीकली इवेंट्स, तो उसमें दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई ऑल्सो गो देयर। तो वो रिस्पेक्ट और अवेयरनेस है लोगों में। इधर वो वाले लोग नहीं आते बिकॉज यू आर नॉट डूइंग सम
कोई लग्जरियस पार्टी तो नहीं होती ना, यू आर इनटू Exactly, नेचर एंड exactly, यू आर हाँ। एक्सप्लोरिंग अ प्लेस, तो बहुत लाइट सा डिसेंट सा एनवायरनमेंट होता है, Cool minded लोग होते हैं, Yes, exactly. exactly, So हाँ। I will suggest people कि वो लेके आए। हाँ जी, ये होता है कि हमारे ये नेटवर्क्स काम नहीं करते, लेकिन एसकॉम या जो भी नेटवर्क वहाँ अवेलेबल है, वी गेट द फोन, वी कांटेक्ट देम। और जैसा इन्होंने कहा, अगर वेदर फोरकास्ट का कोई इशू आता है तो वो तो नेचुरल है ना, वो तो नो वन कैन No one reveal can that do thing, that, हाँ। but rather they always take our IDs, they sign and they go. So I should suggest people that they can join such teams. बाकी जो मिसहैप्स वो तो बाहर कंट्रीज में भी हो रहा है, एंड गॉड फॉरबिड इंसान को अपना हिफ्ज़ व अमान में रहना चाहिए, बट सारे लोग बुरे नहीं होते। चलिए, थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच समर। आपका तो एडवेंचर हम सब देखते ही हैं, और आपके साथ तो ऐसे लग रहा है कोई फैमिली एडवेंचर होता है जो किरण हमेशा करने के लिए जाती है। थैंक यू सो मच आदम फॉर जॉइनिंग अस। तो जनाब, ये था हमारा आज का सेगमेंट, जो कि हमने सोचा कि वीकेंड अगर आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चोटी को सर करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों से इंस्पिरेशन पकड़िए, ठीक है ना, और कोशिश कीजिए कि किसी हेल्दी एक्टिविटी में आप खुद को भी इन्वॉल्व कर सके, अपने घर की खवातीन को भी इन्वॉल्व कर सके। अगर वो ऐसा करना चाहती हैं तो उनका साथ दीजिए, सपोर्टिव हो जाइए, बजाय इसके कि उनके ख्वाबों को आप कैद करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए और आपकी ज़िंदगी ऐसे दबना शुरू हो जाए ना, फिर आप खुलकर ना मुस्कुरा सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कैफे माकला। तो जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर एक्सीलेंसी लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब से, जिन्होंने बरतानवी लेबर पार्टी से अपनी सियासत का किया आगाज और फिर 2003 में उन्होंने लेबर पार्टी छोड़ दी। अब लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार ये किया कि एहतजाजन उन्होंने उस पार्टी से जो है वो अपनी वाबस्तगी को ख़त्म किया, क्योंकि बरतानिया की लेबर पार्टी की हुकूमत ने जब इराक जंग में अमेरिका की इत्तेहादी बनी तो लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब ने एहतजाजन लिबरल डेमोक्रेट पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद उन्होंने लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से सियासत को जारी भी रखा। फिर लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब बरतानवी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर निकलिच के मुशीर भी रहे, और इस वक्त वो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एक्सीलेंसी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ब्रेडफोर्डशायर में मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, आज बिल्कुल क्लियर है, धूप है, अगरचे टेम्परेचर काफ़ी लो है, मेरे ख्याल में 3-4 डिग्री का होगा, लेकिन यूं ही शाम ढले तो सर्दी में इजाफा हो जाता है, फिर -1-2 तक चला जाता है। अच्छा, ये बताइए, जब हम ठंडे मौसम की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर का मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है। कोटली आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है, बरतानिया कब गए आप? कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं असल में इस मुल्क में आया था 1971 में। मेरे वालिद साहब जो हैं वो यहाँ उससे बहुत अर्सा पहले से काम करते थे, और फैमिली ने उनको ज्वाइन किया था 1971 में, जब मैं 14-15 साल का था। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा ही अर्सा में फुल टाइम स्कूल गया, और उसके बाद फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया अपने वालिद साहब के साथ, और साथ ही तालीम जो है वो जारी रखी। और 6-7 साल के बाद मुझे फिर बैंक में नौकरी मिल गई, और फिर इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ जॉबें करता रहा, और 1996 में मैं पहली बार काउंसलर मुंतखब हुआ, और फिर सियासी सफ़र शुरू हो गया। तो अब ये एक लंबी कहानी है। ये वाकई एक लंबी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ से किस तरीके से सफ़र का आगाज़ किया, और फिर 1996 में आपने लेबर पार्टी ज्वाइन की। लेबर पार्टी में आपकी सियासत का खुद का तजुर्बा कैसा रहा इस जमात के साथ? क्या कहते हैं, जमहूरियत की जो है मांग कहा जाता है इस मुल्क को, और यहाँ इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के सियासी हालात इस तरह ना होते जिस तरह की है, हमें शायद इतना सीखने को ना मिलता। और मैं पहली बार 1996 में लोकल अथॉरिटी का काउंसलर मुंतखब हुआ, और वो भी एक बहुत अच्छा तजर्बा था। और उनका जो तरीका, चुनाव का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। मेंबर्स बैठते हैं, वो इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए होते हैं, और उसके बाद जो है वो पार्टी की जो मेंबरशिप होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी इस वार्ड में किसको टिकट मिलना चाहिए काउंसिल सीट का। तो पहली बार वो सीट मैंने लेबर पार्टी के लिए जीती थी। इससे पहले वो सीट जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है
देखिए इस मुल्क में लोग पार्टी बेसिस पर वोट देते हैं, ना कि शख्सियत की बुनियाद पर, ना किसी और बुनियाद पर। मेरी जो उस वक्त वार्ड थी उसका नाम था ब्रैमिंगम वार्ड, और वो 99.9% अंग्रेज़ों पर मुश्तमिल थी। उसमें अपने बाकी अक़लीतों के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत कम रहते थे। उसके बावजूद वहाँ से मेरी सिलेक्शन भी हुई और वहाँ से मैंने इलेक्शन भी जीता। तो जब 2003 में आपने लेबर पार्टी से अपनी वाबस्तगी खत्म की, तो फिर लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी को आपने ज्वाइन किया और अभी तक आप उस पार्टी का हिस्सा हैं भी। तो सर, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, इन दोनों पार्टियों की पॉलिसियों में फर्क क्या नजर आया आपको? बरतानिया में पिछले तकरीबन 70 साल से आप कह सकते हैं कि या कम से कम 60 साल से लेबर और कंजर्वेटिव भी दो बड़ी पार्टियां रही हैं। अगरचे लिबरल पार्टी लेबर से भी पुरानी पार्टी थी, लेकिन यानी आस्ता आस्ता वो किसी वजह से थर्ड पार्टी बन गई और ज़्यादा जो है अरसा हुकूमत में लेबर और कंजर्वेटिव का रहा। हमारे लोग ट्रेडिशनली जो है वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते थे, इसीलिए हमने भी शुरू में लेबर को ज्वाइन किया था। लेकिन हमने लिबरल डेमोक्रेट्स में आकर के ये देखा कि कुछ पॉलिसियाँ जो इनकी बड़ी पॉलिसी वो क्या कहते हैं, असूलों की पर मबनी जो पॉलिसियाँ हैं, बिलफर्ज जो इराक जंग थी उसके मामले में बरतानिया की लिब डेम वाद वो सियासी पार्टी थी जो बहसीत पार्टी जंग में जाने के खिलाफ थी। वो कह रहे थे कि अभी इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ UN इंस्पेक्टर जो हैं वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि वाकई सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं या नहीं है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और जब यानी बैनुल-अक़वामी ख्वाहिशें बिल्कुल जवाब दे जाएं तो लास्ट रिजोर्ट जंग करनी चाहिए। जबकि कंजर्वेटिव और लेबर जो है ये दोनों तुले हुए थे कि हमें अमेरिका के साथ जाकर जंग करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी पॉलिसी डिफरेंस था जिसकी बुनियाद पर मैंने लिबरल डेमोक्रेट ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा है कि इनकी जो सिविल लिबर्टीज़ के मतलब हैं, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट के मामले में हैं, पॉलिसीज इनकी वो बहुत अच्छी हैं। अभी पिछले दिनों में हम यहाँ पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो कानून बना रही है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ जो लोग मुजाहरे करते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो लिबरल डेमोक्रेट ने खुल करके इस तरह के काले कानून जो बनने जा रहे हैं उनकी मुखालफत की। और इसी तरह बहुत सारे और कानून हैं जिनकी यानी लिबरल डेमोक्रेट जो हैं वो ज़्यादा इंसानी हकूक़ पे तवज्जो देते हैं, इंसानी हमदर्दियों की तवज्जो देते हैं, इंसानी जो हमारे आज़ादी राय की जो है सहूलत उसको ये कायम रखने के लिए बहुत इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि लिबरल डेमोक्रेट्स भी इतनी ही अच्छी पार्टी है जितनी कि लोग लेबर को समझते हैं, बल्कि कई जगहों पर देखा जाए तो लेबर से भी निस्बतन इस पार्टी की जो है पॉलिसीज वो बेहतर है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो वहाँ पर पाकिस्तानी निशाद लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, यू योरसेल्फ क्या कोशिश कर रहे हैं आपके बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात उनमें बेहतरी ला सकें आप लोग? मैं समझता हूँ कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर हमारे दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। वो सफारती ताल्लुकात भी हमारे रहे हैं, फ़ौजी ताल्लुकात भी हमारे पाकिस्तान के कायम होने के फ़ौरन बाद जो है हमारे फ़ौजी ताल्लुकात जो है वो भी बरतानिया से बड़े मजबूत बुनियादों पर कायम हुए थे जो अभी तक चल रहे हैं। और इसी तरह जो सियासी और तजारती ताल्लुकात हैं वो भी कायम हैं। और एक वक्त था यानी जब बरतानिया में इतनी यानी मुआशी हालात ख़राब नहीं थे, ये कोविड से पहले, बल्कि मैं ये कहूँ कि जब यहाँ कोalition गवर्नमेंट थी लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव की, जब डेविड कैमरॉन जो हैं वो वज़ीर आज़म थे और निक क्लेग हमारी पार्टी के जो लीडर थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान बरतानिया की मदद लेने वाला, सबसे ज़्यादा मदद लेने वाला मुल्क वो पाकिस्तान था उस ज़माने में। और उसके बाद जो है हुकूमतें बदलती आई, कुछ हुकूमतों की पॉलिसियाँ बदली, कुछ यहाँ यानी मुआशी हालात जो हैं दुनिया के और मुल्कों के हालात भी ख़राब हुए, इस मुल्क के हालात भी ख़राब हुए और फिर तरजीहात बदली, कई मुल्कों के हालात और ज़्यादा ख़राब हुए तो रीडाइवर्ट हो गई वो जो हमारी डिफेंस की एड थी पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं और दूसरे मुल्कों को भी ज़रूरत महसूस हुई, उनको भी दी जाने लगी। लेकिन स्टिल पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिनको बरतानिया की तरफ से खासी मदद भी मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि मदद की बजाय यानी एड की बजाय ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का जो है वो मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़े हो सके। और ट्रेड की बेहतरी के लिए हम पूरी तरह कोशिश हैं, हर मोड़ पर हम समझते हैं कि
हमें पाकिस्तान के साथ तजारत जो है वो बढ़ानी जी, चाहिए। जी, जी, जी। हिंदुस्तान के साथ तो बढ़ ही रहे हैं। अभी चूंकि हम ब्रेग्जिट हो चुका है, हमने यूरोपियन यूनियन छोड़ा है, और यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद ब्रिटेन जो है वो अपने आज़ादाना ट्रेड पॉलिसीज जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। पाकिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो तजारत है उसमें खातिर खा इजाफा होना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम यानी पुरजोर यानी बात करते हैं जहाँ भी हमें मौका मिलता है कि पाकिस्तान के साथ तजारत जो है वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, जब आप मौशी हालात का जिक्र कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मौशी हालात भी किसी से ढके छिपे नहीं हैं, और पॉलिसियों की तब्दीली डेफिनेटली हर एक चीज़ पर असरअंदाज होती है। इसीलिए सस्टेनेबल पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट की गवर्नमेंट किसकी है। इनिशियली जो पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, स्पेशली मैं महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से बात करूंगी, कुछ इसी किस्म की मुश्किलात बरताने में भी है, लेकिन डेफिनेटली उस नहज तक नहीं है। वहाँ की हुकूमत इस मामले को किस तरीके से काउंटर कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जा सके? लास्टली बस मैं इस चीज पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी ताकि हम पाकिस्तान के लोगों की भी इस सिलसिले में किसी न किसी फॉर्मूले के तहत मदद कर सकें। जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, नो डाउट बहुत सारे इसमें अनासर हैं जिसकी बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी जो है हालात मुआशी जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। उसमें जो यूक्रेन की जंग है, खास करके बरतानवी मुआशरत पर यूक्रेन की जंग का बहुत बड़ा असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है, जिससे यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंडिचर हैं लोगों के उनमें पर बुरा असर पड़ा है। बहुत ही माशी पॉलिसी पर भी असर पड़ा है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, उनके और हमारे मसाइल जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम तमाम पाकिस्तानी सियासतदानों से कहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कि सियासतदानों को तो अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना चाहिए। वो अपने असासे जो हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए जाते हैं। वहाँ से पैसा लेकर के जितना पैसा आप पाकिस्तान से कमा सकते हैं वो उठा करके आप लंदन में आकर इन्वेस्ट करते हैं, आप दुबई में आकर के इन्वेस्ट करते हैं। हम नहीं कहते कि आप लंदन ना करें, हम ड्यूल नेशनल हैं, हम ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, हम तो चाहते हैं कि यूके में आकर के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि आपकी मुआशी पॉलिसी जो है तबाह इसलिए हो रही है, इसका एक बड़ा अंसर यही है कि आपका जितना सरमायादार तबका है, जिनमें सियासतदान भी हैं, बड़े बड़े और लोग भी हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो अपना पैसा जो है मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं। और मुल्क में जहाँ आपके पैसे की ज़रूरत है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जिसको बार बार आप कह रहे हैं कि जी आए मुल्क में इन्वेस्ट करें, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनका कोई हक नहीं बनता है। वो अपने पैसे इतनी बड़ी तादाद में क्यों बाहर भेज रहे हैं? भाई अपने पैसे को अपने मुल्क में रखें, वहाँ इन्वेस्ट करें, हम भी कर देंगे। बैरून मुल्क आबादी पाकिस्तानी हैं, वो भी वहाँ आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन लेट अस मेक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। जब आप अपना पैसा बाहर ले जाएंगे, आपकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो बाहर जा रही है, आपकी गारमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिंगापुर और बांग्लादेश जा रहा है। क्यों जा रहा है? आपको अपनी पॉलिसी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप अपना घर दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, आप किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते। बहुत बहुत बड़ी बात कर दी आपने कुर्बान हुसैन साहब के मतलब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी नो डाउट जितना उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए उतना ही कम है। वो पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे उन दोस्तों पर, भाइयों पर नहीं आयद होती, उन फैमिलीज पर, ओवरसीज पे आयद नहीं होती कि जितना बोझ उन पर डाल दिया गया है कि उनसे कहा जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का महवर जो है वो पाकिस्तान को बनाएं, बजाय इसके कि वो सियासतदान या वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इसमें स्पेशली में सियासतदानों को जिस से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि बहुत सालों तक वो हुकूमत में रहे हैं और अपना बहुत कुछ यहाँ से इकट्ठा करने के बाद उन्होंने बाहर जाकर सिक्योर कर लिया। अपनी इन्वेस्टमेंट की तो है लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाकर की है। अगर वही इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में कर रखी होती तो आज पाकिस्तान इस तरह से बेरोजगारी और महंगाई से निबर्दाज़मा ना होता। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, और डेफिनेटली जो आपके आखिरी जुमले हैं ये काबिल गौर हैं, काबिल फ़हम है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या वाकई हम अपनी गलतियों को बेहतर अंदाज में दुरुस्त करने के हवाले से, अपनी इस्लाह करने के हवाले से उनको देख भी रहे हैं। ये सिर्फ गलती की निशानदेही कर देना ही बाजू का इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीख किस तरह से रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम कैफे माकड़ा। जी तो सेट से निकलकर दाएं बाएं चलकर इस वक्त मैं आ गई हूँ नीचे
हॉल में, और ये डेफिनेटली हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो का हॉल है। और इस हॉल में जो रंगीनियाँ इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, उन रंगीनियों को कैमरे की आंख में महफूज करने के लिए अभी कैफ़े मागला की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो क्या है आज की ख़ास बात, अभी आपको बता देते हैं। सभी आ जाइए ताकि बाकायदा तौर पर हम वेलकम करें शेख बख्तर साहब को, क्योंकि इतनी देर से इंतज़ार किया जा रहा था। एक खुशी का मौका है। डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि ये जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये एक मेरी अकेली चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। कैमरे के उस पार, कैमरे के उस पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुनो फैमिली के, जो कि इस वक्त का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। एक ऐसी शख्सियत कह लीजिए कि जिनकी तारीफ़ न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम लोग करते हैं, दुनियाए क्रिकेट में जहां कहीं भी शायकीन क्रिकेट बसते हैं, बल्कि उनके अपने मुखालिफिन भी उनकी कारकर्दगी के इंतहाई मौतरफ रहे हैं। एक ऐसा नाम जिनको हमने रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना, लेकिन आज वो दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस के बाइस मशहूर हैं। और मेरे ख्याल से जब हम लोग उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करते तो बहुत सारे लोगों ने उनके नाम तक पहुंचने की, उनके काम तक पहुंचने की कोशिशें की हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदादाद सलाहियतें होती हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहे अता करे। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मौजूद है, शायद कि अल्लाह ताला ने इनसे ज़िंदगी के और भी बहुत सारे काम लेने हैं, इसीलिए आज शुएब अख्तर साहब सुनो फैमिली का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुके हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में शुएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, वेरी एक्साइटेड, वेरी humbling experience, and thank you very much for Sono TV, and thank you Masood, thank you Bahir Saab, thank you everyone for welcoming me. शेफ साहब, जब भी हम लोग आपको देखते हैं या यहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, हमने आपको मोस्टली बहुत सारी दुनिया के क्रिकेट के मैदानों में परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन जब अपने दरमियान आप किसी शख्सियत को पाते हैं और फिर दर्जा ये हो कि अब आपने उनके साथ काम करना है, आपकी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस कैसे हसीन होने जा रहा है? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से, आपको पता ही है, क्रिकेट इज़ अ वन जॉब and handling the media is second, so I always take it as a job, and since I'm coming as a vice president, and there's so it's a new chapter of my life and a new beginning, and I'm very excited in terms of playing a part into it, and obviously if I can play a little part, a very tiny part, to make this organization bigger and better than ever before, that would be great. And और as you know कि मैंने बहुत सारा काम इंडिया में किया, पाकिस्तान में किया है. I've been interacting with the media for many years, so I hope I'll able to inject my experience into that organization in order to become something good out of it. इंशाल्लाह। शेफ साहब, एक एक्सपीरियंस है आपका नेशनल टीवी का, एक है इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन जब आप वो बैन अल-अक़वामी मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया के साथ क्लबिंग में या इंटीमेट करने के लिए हम कोशिशें करते हैं, एक व्यूअर की आंख से अगर आपने देखा हो तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया में वो कौन सी चेंजिंग्स हैं जो होनी चाहिए, और अब आपकी सरपरस्ती में वो चेंजिंग्स हम होता हुआ देखेंगे? देखिए, जनरल साहब यहाँ और मसूद साहब खड़े में, सबसे बड़ी चेंज तो ये आई है कि सोनो टीवी जो पिछले 3-4 महीने, जिसकी उम्र तो टोटल लग रहा है, आप देखें 4-5 महीने की है, इतनी जल्दी ऑडियंस को ग्रैब करना, इतनी जल्दी मुतवज्जो करना और मेरे जैसे बंदे को लाना, और ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्क्रीन. अगर आप स्क्रीन देखें तो इसके एक विंडो के अंदर 8 से 9 विंडोज़ खुली हैं. मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे टीवी हैं जो स्टिल स्ट्रगलिंग टू बिकम HD. Sono TV became a HD right from the word go. At the same time, we look at the quality of the screen, I look at the quality of the anchors and the organization and yourself, everybody that played a huge part to Sono TV in terms of कि इसको मैप पे लाने में कामयाब हो गई. जिन लोगों ने 10 साल लगाए वो 5 साल में, 5 महीने के अंदर ये सफ़र तय कर लिया है. So इंशाल्लाह we are hoping कि हम इंशाल्लाह we make it bigger and better than ever before in terms of my injection into this organization. एक आपका भी प्रोग्राम है जो कि जल्द ही हम लोग टीवी पर देखेंगे, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी होने वाली है? आपका व्यूअर किस तरीके से इंटैक्ट रहेगा आपके साथ और हमारी तमाम ऑडियंस? देखिए जी, हमारी लीडिंग फोर्स जनरल साहब और मसूद साहब हैं, तो मैं तो जस्ट द लैंडिंग हैंड, आई एम द हेल्पिंग हैंड. ये तो बेसिकली मेन लेग वर्क तो सारा इन्हीं का है जी. सो ऑब्वियसली मेरे तबसरे, माई एक्सपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे बाकी लोगों को, क्योंकि सस्पेंस के बम ना गिर जाए ना लोगों पे, वो डर ना जाए ना, बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डर ना जाए. तो उनको पता, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, आई नो थिंग और टू अबाउट द ट्रेड,
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें। और विद अंडर लीडरशिप ऑफ मसूद साहब, जनरल साहब और हमारे एंकर्स जितना भी हैं, वी लाइक टू वर्क अलॉन्ग विद द पीपल टुगेदर। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह देखेंगे आपके जिस तरह हमारी अच्छी स्क्रीन है, जितने अच्छे हमारे पास स्टाफ है, जितना अच्छा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, तो इससे आपको लगेगा इंशाल्लाह कि ये एक फ़र्क चीज़ होने जा रही है। हम बेसिक जिसे कहते हैं ना रन ऑफ द मिल चीज़ नहीं करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम आप डिफरेंस देखेंगे। क्रेडिबल न्यूज़ चैनल तो आपको पता ये है ही है, और हम इस्लामाबाद में हैं और पिंडी में हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा, लास्टली मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जब आपको देख रहे हैं, हम भी आपको सुन रहे हैं, तो एक तासुर ये होता है, अक्सर मैंने आते जाते आपको देखा, बहुत सारे लोगों ने आते जाते आपको देखा, कैसा लगा आपको सुनो का इन्वायरमेंट? क्योंकि यहाँ पर जब भी हमारे सीनियर से हमारी बात होती है तो कहा यह जाता है इसको एक इदारा नहीं समझना, इसको एक फैमिली समझना है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ सुनो फैमिली, ये इदारों के हवाले से, स्टाफ के हवाले से कितनी पॉजिटिव रवायत है इस मीडिया इंडस्ट्री में? देखिए, अगर आप सेटअप के हिसाब से देखें, एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, तो यू प्रोडक्ट ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट बेसिकली। देखिए, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है उससे आप पता चल सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, सुनो फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये देखें कि हम कितना अच्छा स्पेस देते हैं, स्पेशली फॉर आवर फीमेल्स। दिस इज़ द वन थिंग दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग रियली हार्ड ऑन, or convincing other people that the women also need to get their space and enjoy the liberty of working together with the people along with the other males. So ये तो बड़ा हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्ट है, और दूसरा हमारा बड़ा प्राइम ऑब्जेक्ट है कि हम क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम्स, जो पूरा जो रन ऑफ द मिल चीज़ें हो रही है उससे हट के करें। इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, स्टाफ आप देख सकते हैं, सेटिंग हमारी आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा A+ सेटिंग मेरा ख्याल है किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, और चूँकि मैं भी आ चुका हूँ तो सेटिंग इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हमने आपको कमेंट्री करते हुए तो देखा है अक्सर औकात, लेकिन जिस तरीके से आपने भरपूर अंदाज में एक रिपोर्टिंग और एक एंकरशिप का ये प्रॉपर जो आपका अंदाज है ना बात करने का, हम सबको आपने ना सिर्फ हैरानी में मुब्तला किया है, बल्कि ये कहने पर मजबूर किया है कि आप हमेशा की तरह अब भी बासलाहियत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको से ज़्यादा कामयाबी अता करें। आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट सुनो टीवी जनाब शुएब अख्तर साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड सज्जाद रसूल साहब, जो कि काफ़ी अरसे से सुनो टीवी का हिस्सा है और बतौर प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर जी, कैसा लगा आपको ये इतना भरपूर अंदाज में एक खूबसूरत सा ऐसा तोहफा अल्लाह ताला का, जो कि अब सुनो फैमिली का हिस्सा है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज आज शोएब भाई के बोलने का दिन है, तो हम तो इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम शोएब भाई एज पार्ट ऑफ सोनो फैमिली। जिस तरह जरिए आपने भी कहा, इट्स नॉट अ टीवी चैनल अलोन, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फैमिली हेयर, और इंशाल्लाह ताला लोग देखेंगे कि एक फैमिली के तौर पे ये अदारा उभरेगा इंशाल्लाह ताला। हमारी दिन रात यही कोशिश है। शोएब भाई का पहले तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारी ऑफ़र को, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारा इन्होंने फैसला किया। क्रिकेट लेजेंड तो हम उनको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह ताला जानती रहेगी फॉर टाइम्स टू कम, फॉर सेंचुरीज़ टू कम। ये नाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में रोशन रहेगा। बट हमें जब ये पता चला कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं शोएब भाई के पास ऑफ़र करने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मीडिया, सो दैट वाज अनदर लाइक फैक्टर जिसको हमने कंसिडर किया कि हम शोएब भाई को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सुनो एक नए अज़्म के साथ और आ रहा है इस फील्ड के अंदर, और हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमसे कोई काम ले ले, और बाकी इस आवाम के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर लें। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो अपना नाम भी रखते हैं अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से, और दुनिया उनको जानती है, और जिनके पास ब्रेन भी है। सिर्फ यही नहीं कि स्पोर्ट्स के मैदान में जब वहाँ इनका परफॉर्मेंस रही है, ही हैज़ लॉट मैनी आइडियाज़ टू ऑफ़र मीडिया के लिए, और इंशाल्लाह उससे हम उनसे काम लेंगे और मिल के चलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये रोशन सितारा जो हमारी फैमिली में शामिल हुआ है, ये इस फैमिली के होराइजन को और चमकाएगा इंशाल्लाह। एंड देयर इज लॉट टू ऑफर टू द व्यूअर्स एंड टू द मैनेजमेंट एज वेल। वेलकम अगेन शोएब भाई, वेलकम अगेन, थैंक यू। तो इतना खूबसूरत दिन हो, और मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि एक नेक काम में आप लोग कुछ ना कुछ मिठास घोलना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर किसी का मुंह मीठा किया जाए, तो लेट्स
डू इट। केक सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम केक कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ें तो आपके और हमारे सभी के प्यारे बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप सुनो टीवी पर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद बैरिस्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि लाहौर में मौजूद थे आप। काफ़ी सारी इंसान की एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम लोग काम में मसरूफ़ होते हैं, काम करना होता है, लेकिन ऐसे में मसरूफियत के लम्हात में से चंद ऐसे लम्हे चुनकर किसी खास बंदे के लिए आना, किसी शख्सियत के लिए आना डेफिनेटली वो काबिल तारीफ़ होता है। तो जब हम लोग शुएब भाई का यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, खुद आप उनके साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? कितनी बड़ी अचीवमेंट है सुनो फैमिली के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। शुएब भाई का तो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं। जन सब कह रहे थे कि शुएब साहब से हम मिले तो हमें पता लगे कि इनकी शख्सियत के और बहुत सारे पहलू हैं। तो कोइंसिडेंटली वो पहलू मैं बहुत पहले से एक्सप्लोर कर चुका हूँ क्योंकि मेरा इनसे इंटरेक्शन वगैरह रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फास्टेस्ट बॉलर तो हैं, अभी तक हैं। यानी कि 2011 में रिटायर हुए हैं, अब इस बात को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। सिर्फ अब शुएब भाई की एज का अंदाज़ा नहीं लगाना आपने। कहना क्या चाह रहे हैं मौके पे? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि शुएब भाई जो है ना, ही इज़ अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। तो क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग अपनी जगह पे, लेकिन अब सुनो फैमिली में आए, आप इनको सुनेंगे तो इनकी पर्सनालिटी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे इनकी कंपनी हमेशा बड़ी इंजॉय किया। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत इंजॉय करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अब आपकी इजाज़त से हम बढ़ें। अच्छा जी, तो सिर्फ लाहौर से बैरिस्टर एहतशाम ही नहीं आए, हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स फेलो हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मिनाहिल को आपने सुनो टीवी की स्क्रीन पर देखकर अब तो नई जिम्मेदारियां शुएब भाई के साथ मिलकर संभालनी है। तो मिनाहिल, कैसे एक्सपीरियंस होने जा रहा है लाइफ का? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स ऑन विद अ लेजेंड तो ज़्यादा मज़ा आएगा। PSL चल रहा है आजकल, PSL सीज़न 8। शुएब अख्तर साहब के हम उस पर तज्जिया लेंगे, देखेंगे क्या उनका कहना है कि कैसी टीम्स खेल रही हैं, उनको कैसे खेलना चाहिए, और किसको वो कहेंगे कि बहुत अच्छा खेल रहा है, कौन कहेंगे कि नहीं अच्छा खेल रहा, और वो अपने एक्सपीरियंसेस का बताएंगे कि अच्छा नहीं वो ऐसे बॉल कराते तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो वेरी एक्साइटेड टू होस्ट पोस्ट ऑन विद शुएब अख्तर। अच्छा मिनाहिल, हमारे दरमियान जब हमारे सीनियर्स होते हैं तो थोड़ा सा एक डर होता है, खौफजदा हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं शुएब भाई अपने को होस्ट को? ये तो आगे चल के पता चलेगा कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है या क्या होता है, बट होपफुली इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा होगा। और PSL क्योंकि एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पूरा पाकिस्तान उसकी लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा होता है, एंड देन शुएब अख्तर का तज्जिया PSL सीज़न 8 पे, तो वो तो चार चांद। जिंदगी में आपने कभी क्रिकेट खेली है? मैंने खेली है। बॉल करानी आई? बॉल करानी आती है, अगर नहीं आती तो अब वो सीख लूंगी। बॉल जिसको नहीं करवानी आती उसको शुएब भाई सेट पर जरूर सिखाएंगे। माहम जाहिद हमारे साथ मौजूद है क्योंकि माहम खुद भी एक्सीडेंटली माहम को पता चला कि जनाब मुझे भी लाहौर जाना है। माहम, ये इतना हसीन एक्सीडेंट कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर यू और थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें, और ये एक अच्छा एडिशन है। ऐसे में PSL भी हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि PSL में अब हमें तगड़े तबसरे मिलेंगे। यही सुना हुआ है कि लगी लिपटी बातें नहीं होती, जो ट्रू बात होती है वो इनसे निकलवा सकते हैं अब हम। तो बुलेटिन्स में ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पोर्ट्स के जितने भी चंक्स होंगे वो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे कि अब लगता है कि बुलेटिन्स में जान आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा माहम, हमने शुएब भाई को हमेशा जब परफॉर्म करते हुए देखा है ना, तो दूर से देखा है, मतलब कभी कभी इत्तेफाक हो गया हसीन कि आप क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और उनको परफॉर्म करते हुए देख लिया, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी को जब हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, अब वो सेल्फी लेने वाला मूड नहीं है, चीज़ अपनी है, वो वाला मोमेंटम कैसे? ये तो देखते हैं अभी कि सेल्फी लेते हैं कि नहीं लेते। क्या सुना बहुत है कि जी शुएब साहब थोड़े से एरोगेंट है। ऐसा सुना है, लेकिन ये अगर हमने प्रूफ करना है, कहाँ है मेरा मोबाइल, हम इधर ही सेल्फी लेंगे। वेयर इज द मोबाइल? वैसे टीवी पे सख्त लगता हूँ, वैसे बहुत नरम दिन का आदमी। वो हमें कैसे पता चलेगा? सुनो टीवी ने इतनी खवातीन रखी तो नरम होना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे जाननी है, ये वैसे फ्लेक्स तो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आप लोग सब जरा इधर आ जाएं, और ये एक आपका पोर्ट्रेट जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, इसमें आप ये इशारा दे रहे हैं, ये किससे मुखातिब हैं आप? और ये जिस वक्त शूट चल रहा था तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था ये पोज देते हुए? बाकी नेटवर्क्स को कि इंसान बन जाओ, हम आ रहे हैं। हम आ नहीं रहे, हम आ चुके हैं, और आपकी भरपूर तालियों में जनाब। आप सबके लिए बड़ा बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पर सुनो टीवी की फैमिली की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हाई टी का स्पेशल एहतमाम किया गया आपके ऑनर में। सो लेट्स एंजॉय हाई टी। जी, तो बाकियों को तो मैंने भेज दिया है हाई टी के लिए, और ये हाई टी इसीलिए थी क्योंकि ये डेफिनेटली दोपहर के टाइम में हम लोग एक सेरेमनी थी, एक इवेंट था जिसे हम सब लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि खुशियाँ सबके साथ मनाई जाती हैं।
शुएब अख्तर ने लाहौर जाकर तो लाहौर के लोगों से मुलाकात की ही, लेकिन इस्लामाबाद जब आए तो डेफिनेटली हम कैसे पीछे रह सकते थे। जनाब, ये तो है वक्त हाई टी का और सब जाकर एंजॉय करना शुरू भी सबने कर दिया है, लेकिन प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रंच टाइम पर, तो हमारा तो हो गया कोटा पूरा। इस वक्त सब खाबे खाने में मसरूफ़ हैं। आप जाइए, जाकर देखिए आपका भाई, आपके वालिद साहब या आपके हस्बैंड आज हलवा पूरी लेकर आए हैं या पायने हारी का नाश्ता लेकर आए हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून, सुनो टीवी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। खूबसूरत, बहुत 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 प्यारा। हदसा यार हमारे साथ हैं और इनकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं। अब तक बहुत सारे सिंगर्स प्रोग्राम कैफ़े मागला का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, बहुत सारे लोगों को हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिन लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंची भी तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे यहाँ बहुत बहुत से लोग वायरल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग कि जो कि बिल्कुल ही बेमिसाल हैं, इंतहाई कमाल हैं। क्या वजह है कि आपकी मोहब्बत उन तक पहुंच नहीं पाती या इनका गाया आप तक नहीं पहुंच पाता। तो एक ऐसा मोमेंट है ये इस वक्त हमारे यहाँ पे बिहाइंड द सीन जैसी सिचुएशन है। जब हदसा ऑफिस में आई और रियाज कर रही थी, अभी हम लोग किसी और सेगमेंट के साथ, किसी और गेस्ट के साथ सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मालूम हुआ कि जितने भी न्यूज़ रूम के लोग हैं या हमारे यहाँ पर बाकी स्टाफ मेंबर हैं, वो सब अपना काम छोड़कर इन्हें सुनना चाह रहे थे। और अब इनका सुर, इनकी आवाज़ उन सबको स्टूडियो में खींच लाई है और कैमरा के पीछे बहुत सारे लोग आज इस वक्त इस सेगमेंट को एंजॉय करें। एंड आई जस्ट होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इसको एंजॉय करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग हदसा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कब ये हादसा कब हुआ आपके साथ कि आपने गाना शुरू किया और इतना खूबसूरत गाना शुरू किया? ये हादसा तो वैसे चाइल्डहुड से ही हुआ है। अच्छा। और मैं बचपन से गा रही हूँ और इनफैक्ट मैं इसे ये यूँ कहना चाहूँगी कि
माँ के पेट से ही चुना हुआ है मुझे इस काम के लिए जबरदस्त। ने। और ये खुदा का बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए। और चाइल्डहुड से ही गा रही हूँ और बहुत से बचपन में बहुत से प्रोग्राम्स में गाया है। चूँकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैंने अपने रिलीजियस सॉन्ग्स गाए हैं और मैं अपने चर्च में गाती थी और डिफरेंट चर्चेस में गाती थी, कन्वेंशंस में गाया करती थी। अच्छा। तो इसी तरह से परवान चढ़ती गई। जबरदस्त, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट है तो आप यहाँ पर हैं। Exactly. लेकिन कब ऐसा गुनगुनाना है कि आपके बाबा ने, आपकी मामा ने फील किया हो कि नहीं, हादसा तो बड़ा प्यारा गाती है और इसको तो प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ आना चाहिए? वैसे तो मैं जब चाइल्डहुड में गाती थी, अम्मी और बाबा बताते हैं कि मैं खुद से गाया करती थी। मेरे पास अल्फाज नहीं होते थे तो मैं खुद अच्छा, बनाया करती अच्छा। थी। बिल्कुल। और कॉम्पोजिशन वही होती थी जो मैं सुनती थी, लेकिन अल्फाज मैं अपने बनाया करती हाँ, मतलब किसी और की कंपोजिशन पे आपने अपने अल्फाज को अपने जोड़ के अल्फाज उस तरन्नुम बनाती इस्लाम में गाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो इवन अम्मी लोग बताते हैं कि जब हम गाड़ी में किसी में बैठते थे तो क्या होता था कि जब मैं विंडो की तरफ बैठती थी तो हाँ। मैं खुद गाया करती थी, अकेली बैठ के गाती रहती थी। अच्छा। और इवन पापा जब पापा के फ्रेंड से मेरा नाम रखा था, हमारी एक रिलीजियस बुक है, ठीक है। उसके नाम पे मेरा नाम फिक्स किया हुआ था उन्होंने। ओके, तो हद इस साहब के तरह नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है हैप्पीनेस एंड फ्रेगनेंस। माशाल्लाह। और वो आपकी आवाज में झलक झलक कर, टपक टपक कर हमें नजर आ रही है कि कितने हैप्पीनेस उस पे बहुत भरी हुई है। शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आवाज का जो बेस होता है ना वो थोड़ी भारी होती है, आपका वोकल पे बड़ा काम करना होता है, लेकिन आपकी आवाज का जो सुर है वो पतला है और उस पर गाना गाना और इस पिच पे जाके गाना गाना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, है ना? ऐसे ये तो इस पे आपने काम किया है, ये खुदादाद तोहफा है खुदा का दिया हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन जब खुदा कोई नेमत देता है तो उसको पॉलिश करना हमारा काम होता है और इसको अच्छे उस्तादों के हाथ में भी देना ज़रूरी होता है। और मैं अभी कुछ ही साल हुए हैं मुझे सीखते हुए, और मैंने हमारी कम्युनिटी के एक उस्ताद हैं, उस उस्ताद सुहेल रंधावा साहब। अच्छा। उनसे मैं सीखती हूँ। वो क्लासिकल सिंगर भी हैं और रिलीजियस भी गाते हैं, सेकुलर भी गाते हैं। तो मैं उनसे भी सीख रही हूँ और कहूँ तो उन्होंने जो है वो बहुत सारा मुझे जो है वो पॉलिश किया, निखारा है। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मैं गा रही थी, लेकिन जब किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए तो वो और निखर के मज़ीद सामने आती खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं, इससे पहले आपने किन किन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया? मैंने स्कूल लेवल पे भी मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स किए जिनमें नेशनल सॉन्ग जैसे मुझे गाने का मौका मिला और उनमें मैंने विन किया। और इसके अलावा फिर स्कूल के बाद मैं कॉलेज लाइफ में आई और कॉलेज लाइफ 2 साल जो मेरे इंटरमीडिएट में गुजरे हैं और उनमें उन सालों के दौरान जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वो मैंने सारे विन किए हैं। गुजरावाला की रेजिडेंस हैं, तो वहाँ का ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिला या इस्लामाबाद में आने के बाद लोगों ने ज़्यादा सराहा? गुजरावाला से ज़्यादा प्यार मिला? हाँ, गुजरावाला से मुझे बिल्कुल बहुत मोहब्बत मिली है, लेकिन हर जगह पे आपको इक्वल मोहब्बत नहीं मिलती। हाँ। तो गुजरावाला में भी बहुत मुझे रिलीजियसली बहुत मोहब्बत दी गई है। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ, जब मैंने कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया तो मेरे लिए नए नए रास्ते खुले और मैंने बहुत सी जगहों पे गाया, जिसमें ATV पे मैंने एक लाइव दिया था, वो गुड मॉर्निंग शो का किया था हमने। अच्छा। और इसके बाद मैंने FM पावर 99 पे लाइव इंटरव्यू दिया था, तब मेरा बिल्कुल मेरी इनिशियल स्टेज थी सेकुलर फील्ड में जी। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान जो रेडियो स्टेशन है उसमें भी गाया और साथ ही साथ मैंने बहुत से बड़े बड़े नामवर उस्तादों के सामने मुझे गाने। कौन से ऐसे गुलकार हैं क्लासिकल मौसीकी में जो आपको बहुत पसंद हैं? बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। बॉर्डर के इस पार मुझे गुलाम अली साहब बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। और उनके अलावा मुझे मैडम नूर जहाँ बहुत पसंद है। और इन बॉर्डर के उस पार मुझे बड़े गुलाम अली साहब, अच्छा, और मोहम्मद रफ़ी साहब, जबरदस्त, मन्ना डे जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे मुझे इंस्पायरेशन मिली है। जबरदस्त। और मैडम नूर जहाँ की इंस्पिरेशन को पकड़ते हुए अगर आप हमें उनका कोई गीत सुना दें तो फिर उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन मज़ीद कंटिन्यू, क्योंकि मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ सुनने का दिल चाह रहा है। जरूर।
Thank you. खूबसूरत, बहुत 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 प्यारा। और मतलब कहते हैं कि आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड हो तो आप उसमें मार्क्स देना शुरू करते हैं। गुड होता है, फेयर होता है, एवरेज होता है, इट्स एक्सीलेंट, माशाल्लाह। Thank you so much. अच्छा, मैं देख रही थी आप जब भी गाना गा रहे थे ना तो आप लिरिक्स देख रहे होते, कितना मुश्किल होता है पूरे पूरे गाने को याद रखना? मुश्किल मैं सच कहूँ तो पहले मैं याद करती थी, हाँ, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं, अब तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना, कोई काउंटिंग ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल, ये भी है, लेकिन ये इसलिए लिरिक्स साथ रखती हूँ कि कभी भी जो है वो मिस्टेक ना कर पाए। तो कुछ अभी मेमोरी भी थोड़ा हाँ, नहीं वो बिल्कुल कि जब इंसान मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, हाँ, हो जाता है तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है हर चीज को याद रखना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दूसरा मुझे बताए कि कभी ऐसा हुआ है गाना गा रही हो, गाना गाते गाते लिरिक्स ऊपर नीचे हो गए, अच्छा आपको तो पता चल गया लेकिन सुनने वाले इतने मगन हो गए, पता ही नहीं है, हादसा जो है ऊपर नीचे कर गई है बोल। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ कब हुआ और फिर क्या फील है उसके बाद? जब भी मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया, तो वहाँ पे मुझे एक वर्ड भूल गया। अच्छा। मुझे पता चल गया था लेकिन मैंने किसी को शो नहीं करने दिया है कि मुझे भूला थोड़ा सा। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हो भी जाता है लेकिन मैं उसको कवर कर लेती हूँ। उसको हमिंग के साथ कवर कर लेती हूँ मैं। लाइक अगर मुझे वर्ड भूल गया, जैसे सदा हूँ अपने ओके नो, इस तरह करके मैं उसको सही। मतलब जहाँ कहीं भी सिंगर आपको लाइव परफॉर्मेंस देते हैं वैसे करता हुआ नजर आए, वहां पर समझ आए कि जो सिंगर है वो गाना भूल गया है, ठीक है ना? सिंगर को अपनी वो वैरायटी भी तो पेश हाँ, वैरायटी। अच्छा, वैसे वैरायटी से याद आया, आप रैप भी गाती हैं? नो नहीं। तो ये जो अभी बीच में जब आप हम लोग ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे तो आप कभी ऊपर कभी नीचे जो उतार चढ़ाव थे वो क्या थे? वो स्केल था ना कि अच्छा। अगर मैं ये सॉन्ग गाने वाली हूँ तो मैं पहले जहाँ पे हाई नोट आ रहा है तो वो मैं चेक करती हूँ कि मेरा स्केल वहां तक जा रहा है या नहीं। तो मैं इसलिए ये वाला सीन कर रही थी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा गाना है जिसमें ज्यादा मेहनत लगी हो, जिसमें ये चीजें रह गई हो? किसके सुर लगाने में बड़ा मसला होता है? ज्यादातर जो दिमाग के सुर होते हैं, अच्छा, वो दिमाग भी हिला देते हैं। ये कौन से सुर होते हैं जो दिमाग हिला देते हैं? जो फुल हाई नोट पे होते हैं। अच्छा, ये आज हम लोगों की ना सिंगिंग क्लास भी चल रही है, क्योंकि ऐसी बातें मैंने आज तक जो जितने भी लोग आए मुझसे ऐसा सुनने को नहीं मुझे मिला। हाँ, दिमाग के सुर कुछ ऐसे सुर होते हैं जिनको लगाने से ना दिमाग हिल जाता है। हिल मींस के इंसान एकदम चकरा जाता है। तो ऐसे सुर होते हैं कुछ दिमाग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को कौन सा कोई ऐसा वो होगा कोई गाने का टुकड़ा जो जिसमें जरा ज्यादा ये वाला सुर लगता है? लाइक मैं एक इंडियन सॉन्ग की एग्जांपल देती हूँ, हम दिल दे चुके सनम। वो काफी हाई स्केल पे है। तो उसको जब गाए ना, वो स्टार्ट ही बहुत हाई, मतलब ये कि अगर आप उसका एक हमें वो मुखड़ा गा के सुनाए तो। हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम आपको पता है आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी अपनी आवाज ही काफी है। बहुत शुक्रिया, ये बस मालिक की देन, अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आपने मैडम नूरजहां के गाने गाए हैं तो पंजाबी गाना गाया कोई उसमें? आती है पंजाबी? जी बिल्कुल, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, पंजाबी स्पीकिंग, ओके, वेरी गुड। और मतलब इनके फिर पंजाबी सुर मतलब लगाती हैं आप? बिल्कुल। तो वो आपको खुद को कौन से गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब इनके उर्दू मिक्सिंग के साथ या पंजाबी लफाजी के साथ? पंजाबी मेरे ख्याल में अभी तक मैंने नहीं किया, कोई नहीं किया, लेकिन मुझे और सिंगर्स के आते हैं पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है कि यार ये गोल मैंने अचीव करना है। क्या ख्वाहिश है? अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रखी है अपने लिए? मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मैंने दुआओं में भी रखा हुआ है कि मैं एज ए प्लेबैक सिंगर काम करूं माशाल्लाह हमारे मुल्क में। क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे और ममालिक के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। अल्लाह ताला की जरूर आपके लिए जल्द से जल्द पूरा करे और इस आवाज को मैं अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करूं इंशाल्लाह। जैसे कोक स्टूडियो, नेस्ट कैफे बेसमेंट, कभी किसी के साथ कोई राब्ता हुआ कि आप वहाँ पे परफॉर्म कर सको या गा सको? कोई राह नजर आई उस तरफ जाने की? मैं सच कहूँ तो मुझे कहा बहुतों ने है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट
देन हवाई बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, अल्लाह ताला इंसान के लिए रास्ते आसान करने वाला है। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से। और देखिए, रास्ता शायद हमें भी नहीं मालूम, लेकिन मंजिलें पे ले जाना कैसे, ये रब की जात जानती है बड़े अच्छे तरीके से। तो मुझे नहीं लगता है कि हदसा की आवाज़ ऐसी है कि जिसके लिए हमें आपको कन्विंस करना पड़ेगा या किसी और को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो लोग जो कि मोहब्बत रखते हैं इस शोबे से, जो सिंगर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सिंगर्स भी हैं जो कि बच्चों को भी चांस देते हैं, अपने साथ किसी ना किसी के साथ फर्स्ट उनकी कोलैबोरेशन के साथ सॉन्ग होता है। तो वो जो कि जिन्हें लगता है कि हाँ हम अपनी यूथ को ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें हदसा जैसे यंगस्टर्स की बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी चाहती है कि वो अपनी आवाज़ को, अपनी सिंगिंग को बिल्कुल ही डिवोट कर दें पाकिस्तान के लिए। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि इंडियन मूवीज़ बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, पाकिस्तान की ड्रामाज इंडस्ट्री जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब हमारे पास यूथ में बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स ऐसे आ चुके हैं यंगस्टर्स में कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक ऐसे दिन आएगा कि हदसा को हम लोग इंटरनेशनली किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। प्रोग्राम से मैं ले रही हूँ इजाजत, और हदसा जाते जाते हमें कौन सा गाना था? ਜਦੋਂ होली जी हाँ, तो जनाब हम कर रहे थे गाने डिसाइड, ठीक है, और गाना हो गया डिसाइड कि कौन से गाने से हम लेंगे क्लोजिंग। तो जनाब हम बढ़ रहे क्लोजिंग की तरफ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। होपफुली आप लोगों ने ये प्रोग्राम तो एंजॉय किया ही किया होगा, लेकिन ये जो स्पेशल सेगमेंट है ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ओवर टू यू हदसा।